हेलो फ्रेंड, आप सभी का पॉलिटी मित्र परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी जिसे नागरिक शास्त्र या सिविक्स भी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आज हम विभिन्न एग्जामों में आए हुए टीजीटी एग्जाम हो गया, आपका पीजीटी या जीएससी लेक्चरर, एलटी ग्रेड हो गया, पीआरटी हो गया, केबीएस, एनबीएस या अदर कोई भी स्टेट पीजीटी से रिलेटेड एचपीएससी हो गया या यूकेपीएससी हो गया, जितने भी एग्जाम है, डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या डाइट डीएसएसबी, उन सभी के जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है उन्हें हम आज चैप्टर वाइज इसमें वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा होगा, पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन करना। आप रिवीजन कितनी बार करते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार। आपको हर एक एक रिवीजन का अलग अलग नजरिया मिलेगा, आपको अपने खुद के अंतर्गत अपना अनुभव दिखेगा, आपको अलग चीजें फील होगी, आपको आप कितने धीरे धीरे परफेक्ट बनते जाते हो। तो पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं आजकल, लेकिन रिवीजन मस्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस नई सीरीज में हम आपको चैप्टर वाइज जितने, जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो इस सीरीज में जितने ये चैप्टर वाइज हैं आपका, ये देख लो। फर्स्ट है नागरिक शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो इसमें जितने भी ये राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनु का सिद्धांत, देविया सिद्धांत या संविदा सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत हो गया, इन सभी का हम व्यक्तिवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, सब इनको हम टॉपिक वाइज पूरे पीवाई के साथ और अच्छे एनालिसिस से अपनी तैयारी को और अच्छा करेंगे। ऐसे ही इसके बाद धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ाते हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति। इसमें देखेंगे हम संसदात्मक की होती है, अध्यक्षात्मक सरकार की होती है। जैसे आपको पता होगा, संसदात्मक इंडिया में होती है, अध्यक्षात्मक अमेरिका में पाई जाती है, यानी राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति वही सब चीज करता है। ऐसे ही राजनीतिक विचारकों के बारे में बात करेंगे हम। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो गए, वेस्टर्न हो गए, प्लेटो, अरस्तु, तो पढ़ा होगा आपने। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन पूरे इंपॉर्टेंट पीवाई का, और ये सभी के लिए काम आएगा आपको जितने भी एग्जाम आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड दोगे। ऐसे नेक्स्ट यूनिट आ जाती है भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम, अपना अपने जीवन का अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 पढ़ेंगे, डीपीएसपी, निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315, सब चीज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके बाद करेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो हम धीरे धीरे इन सभी को इम्पोर्टेंट पढ़ते हुए हम इन्हें खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो आते हैं, अब देखो, अब इसमें सारे एनालिसिस दिया है, किस टाइम कितने कितने क्वेश्चन आए, हम इन सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे आज, ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। इसमें भी हम आज पॉलिटिकल थ्योरी को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसमें पहला चैप्टर है आपका नागरिक शास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र एवं परिभाषा, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, यानी एक्शन एंड रिलीवेंस। तो इन सभी के आज हम पीवाईक्यू देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, वेट, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो आप बताओ इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें लिखा है आधिकारिक बंटवारा, जहां जहां लिखा होगा आधिकारिक बंटवारा या आधिकारिक आवंटन, तो वहां पे आंसर आएगा आपका डेविड स्टन। बहुत इंपॉर्टेंट, डेविड स्टन ने क्या किया था 1953 में, 1953 में एक बुक लिखी थी डेविड स्टन ने। 1953 1953 में एक बुक लिखी थी डेविड स्टन ने। तो इस बुक में क्या कहा था डेविड स्टन ने, उस बुक का नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम, कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं पूरा। डेविड स्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित एक लेख था उनका, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, 1957। इसमें इसने कहा था कि सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा इसने इस लेख में प्रस्तुत की थी। इससे पहले स्टन ने क्या किया था, जो अभी मैं बात कर रहा था आपको, द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लेकिन पेपर में क्या होता है, एक छोटा पार्ट देता है, ये द पॉलिटिकल सिस्टम लिखे ही 1953 दे देता है। ये किसके राइटर है, कौन है, डेविड स्टन। इसी में कहा था, इस लेख में कहा था कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है।
ओके, तो स्टर्न ने क्या कहा था, राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य अधिकारी का आवंटन किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा फर्स्ट अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद, नव मार्क्सवाद, मार्क्सवादी चिंतन, औपचारिक संस्थावाद। तो व्यवहारवाद हो जाएगा आपका लॉजिकल प्रत्यक्षवाद यानी तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो आप इसे अपनी कॉपी में अलग से नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, व्यवहारवाद इक्वल टू तार्किक प्रत्यक्षवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट इसका एनालिसिस देखते हैं। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, क्या बोला मैंने आपको, पर्यवेक्षण, सेकंड मापन और थर्ड सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है, व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं, ये की पॉइंट होते हैं, आदि के बारे में वैज्ञानिक शाखाएं विकसित करना चाहता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? ये भी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये हर साल पेपर में आती है, डेविड ईस्टन। और ये बुक कब लिखी गई है? 1965 ईस्वी में डेविड ईस्टन ने लिखी है। ओके, इस पुस्तक में ईस्टन ने क्या कहा, निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की इंटरेक्शन यानी अंतःक्रियात्मक के अनुभवाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया था। अब पेपर में क्या पूछेगा वो, यही क्वेश्चन, राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का सबसे पहला डेविड ईस्टन ने प्रयोग किया था। ये लास्ट वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखेंगे आप आज का फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उत्तर व्यवहारवाद किस पर बल देता है? इसका है उपादेयता कार्य, उपादेयता तथा कार्य दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलीवेंस एंड एक्शन, यानी उपादेयता तथा कार्य, इन दोनों पे। तो आप इसको की पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, उत्तर व्यवहारवाद किस पे डिपेंड होता है, उपादेयता तथा कार्य दोनों। जैसे आपको पता होगा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन दोनों का प्रतिपादक भी किसको कहा जाता है, यानी फादर किसे कहा जाता है, डेविड ईस्टन को कहा जाता है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक। ठीक है, डेविड ईस्टन ने क्या किया था, अपनी जो व्यवहारवादी थी इस अवधारणा में तथ्य हो गया, जितने भी सारे तथ्य थे उनकी जड़ता हो गई, दिशाहीनता हो गई, दिशाहीनता, इन्हीं के कारण 1969 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ओके, उत्तर व्यवहारवाद, अब ये क्वेश्चन पे आ गया, उत्तर उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देते हैं, रिलीवेंस एंड एक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें अच्छे से। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्य को दूसरी तरफ रखें। ओके, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा था? रॉबर्ट डेहल ने कहा था। इस कथन में रॉबर्ट डेहल ने क्या कहा था? हमारे लिए एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक बंद कीटनाशक पात्र में रखें, एक तरफ रखें और मूल्य को दूसरी तरफ रखें, जहां वास्तविकता में उसका किसी प्रकार का संबंध न रह जाए। यह कथन रॉबर्ट डेहल का है। ठीक है, ये किसका है? रॉबर्ट डेहल के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरपीएससी ने पूछा है। आरपीएससी पीजीटी लेवल में सबसे टफ क्वेश्चन पूछता है, आप सभी को पता होगा ये। रॉबर्ट डेहल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। सही बात है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह मानव एवं मानवीय समाज है। रॉबर्ट डेहल के कहता है, जो अपना ज्ञान है यानी तथ्यात्मक ज्ञान है, उसको
एक तरफ मूल्य में उसने एनालिसिस किया और एक तरफ पात्र में रखा। तो ये जहां भी दो वर्ड दिखेगा आप इससे रॉबर्ट डेल इसमें आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ बुकें दी है और उनके प्रकाशन ने उनके ईयर दिए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है जेम्स सी चार्ल्स वर्थ, ओके, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, ये तो डेविड स्टन की होगी जहां भी ये लिखा हो। रॉबर्ट ए डेहल, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ओके। ए एफ बेडले यानी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। डेविड स्टन, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो क्वेश्चन पूछे, निम्न दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए आप, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रोसेस, गवर्नमेंट की प्रक्रिया, सरकार की प्रक्रिया, ये लिखी है ए एफ बेटले ने। कब लिखी है? 1908 में, 1908 में। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, याद रखना आप इसे। दूसरी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जहां जब मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न वर्ल्ड से आप याद रखेंगे रॉबर्ट डेहल, यानी नॉर्मल बोल सकते हैं मॉडर्न, रोबोट के मॉडर्न है, मॉडर्न रोबोट, ओके। ये कब आई थी? 1963 में। थर्ड है जेम्स सी चार्ल्स वर्थ ने क्या लिखा था? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, 1967 में ये पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। और चौथी वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड स्टन, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, 1965 में ये बुक आपकी आई हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम डेविड स्टन ने लिखी है। इसका एनालिसिस आप ऊपर बता दिया आपको। 8th क्वेश्चन, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, दोबारा रिपीट हो गया, देख लिया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड स्टन। नंबर 9th क्वेश्चन है आपका, जब मैं राजनीति विज्ञान यानी जब मैं पॉलिटिकल साइंस के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं, ये याद रखना, नहीं, वरन मुझे शीर्षक के प्रति खेद होता है। किसके प्रति? शीर्षक यानी टाइटल के प्रति खेद होता है। जहां भी आपको ये लिखा मिले इसका आंसर होगा मैटलैंड, ओके, मैटलैंड। अब इसका एनालिसिस देखते हैं हम। बकल, मैटलैंड, बर्क, मैकनी, जितने ये विद्वान थे ये क्या करते थे? आपके राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते थे, ठीक है। इस संदर्भ में मैटलैंड ने कहा कि जो ऊपर क्वेश्चन है उसी का आंसर है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षकों के प्रति खेद होता है, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है, कहीं कहीं इसे सामाजिक विज्ञान भी लिखा होता है। तो इसका की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसका की पॉइंट है एक सामाजिक विज्ञान या समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से। बस इतना याद रखना आपको, राज्य के आधार और सरकार, समाज विज्ञान, राज्य के आधार और सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉल जेनेट। देखिए यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या रखना है? समाज विज्ञान, समाज से कौन रिलेटेड है? पॉल जेनेट, और ये आएगा ही आएगा। ऐसे ही आपका और क्वेश्चन भी पूछते हैं, समाज की जगह चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, उसे आपके मैं भी कीवर्ड से यानी ट्रिक बता के आपको याद करा दूंगा सारी चीजें। आप इसे याद रखना, पॉल जेनेट क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की नियमित अवस्था में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अवस्था में अस्तित्व में बना रहता है या अवस्था में बना रहता है? तो इसका आंसर ये आएगा आपका अरस्तु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां भी आपको आएगा कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, यहाँ आप नॉर्मली अरस्तु पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये एनालिसिस है इसका। अरस्तु क्या करता है? राज्य को क्या कहता है? एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है, नहीं पॉजिटिव के रूप में देखता है, ओके। नंबर 12 क्वेश्चन है, यूनानी
यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य। ठीक है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्य में विभक्त था और इसी कारण यूनान वासियों ने नगर राज्य तथा इसमें कोई भेद नहीं किया था। नंबर 13 क्वेश्चन है, राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, लेकिन यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये किसने कहा है? बकल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे भी। बकल के अकॉर्डिंग, बकल ने कहा है, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा है, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। याद कर लेना आप ये। अब आए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का, कब कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर बात। पिछले समय में राज्य का क्या क्या स्वरूप रहा है और इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में उसका क्या स्वरूप है, इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यानी आग, पास्ट, प्रेजेंट, अब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो जहां भी आपको देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इसका आंसर दे देना आप गेटिल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडलैंड, FW मैडलैंड। अब इसमें और भी नाम याद रखना आप, कौन कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान यानी साइंस नहीं मानता है। आपका बक्कल हो गया, काम्टे हो गया, मैडलैंड हो गया, एमास हो गया, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन और बर्क आदि जितने ये साइंटिस्ट थे, ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। अब कौन स्वीकार करते थे? अरस्तु हो गया, बोंदा, होब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, फाइनर, लास्की, जितने ये सारे लोग थे, ये साइंटिस्ट ये विज्ञान स्वीकार करते थे विज्ञान के। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आते हैं। अरस्तु ने कहा है राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान है, यानी जहां भी आपका की पॉइंट है ये सर्वोच्च विज्ञान लिखा मिले, वहां पे आपको क्या करना है? अरस्तु आंसर लगाना है। ऐसे ही दूसरा बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा है? मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप आज का 16 क्वेश्चन है आज का। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लाइन से पढ़ेंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है, स्वभावतः अनुभविक होता है। नंबर फर्स्ट, तथ्यों पर केंद्रित होता है। नंबर थर्ड, इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी जो व्यवहारवाद दृष्टिकोण है उस पर दर्शन पर बल नहीं दिया जाता है, वह अनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है और वैज्ञानिक दृष्टि पर इसका ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन दर्शन पे नहीं होता है। ये आप याद रखना। ओके, ऐसे इसका कुछ व्यवहारवादी और दृष्टिकोण भी है, आप इनको भी और विशेषताएं भी याद रख सकते हैं। जैसे की पॉइंट बनाओ आप, छोटे छोटे वर्ड लिखा करो। जैसे वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्यों पर बल देता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है, अंतो अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल देता है, अनुभाविक अध्ययन पर बल देता है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है और ये एनालिसिस विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल देता है। अब ने 17 क्वेश्चन है आपका। निम्न उपागमों से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई, यानी रिलेवेंस एंड एक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर व्यवहारवादी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के पक्का जाने वाला क्वेश्चन आता है डेविड डिस्टन से। तो क्या बात है, इसका एनालिसिस देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का एक अगला चरण था, यानी उत्तर व्यवहारवाद के बाद क्या आया था? व्यवहारवाद। इसमें दो नारे दिए थे उसने, एक दिया था रिलीवेंस एंड एक कार्यवाही यानी एक्शन। तो इसमें क्या कहा था उसने? समाज तथा राज्य व्यवस्था की जो तात्कालिक समस्याएं हैं, संकेत है, उन चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए और उनके निदान ढूंढने की मांग करता है और यह मानते हैं कि जो सामाजिक सोच समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राज्य वैज्ञानिकों के मध्य मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करते हैं। उन्हें
मानवीय मूल्यों के रक्षार्थ में कमी, ये देखो हाँ, कमी को याद रखना, कमी करने की ओर परिवर्तित किया गया है। नंबर 18 क्वेश्चन, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। अब देखो जहां भी शक्ति लिखा है और राजनीतिक कार्य राजनीति है, ये लाइन है किसने कही, तो इसका आ जाएगा लॉसवेल। लॉसवेल हमेशा ये लॉसवेल के शक्ति से रिलेटेड है। ओके, अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं आप आज का। व्यक्तियों में परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध, जहां आपको ये लिखा मिले वहां पर इसका आंसर हो जाएगा लॉसवेल। लॉसवेल की डेफिनेशन में उसने एक्सेप्ट किया था ये चीजें। ओके, और इसकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक भी आती है, कौन कब कहाँ कैसे, 1936 समथिंग में ये बुक लिखी हुई है, आप इसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट होगा, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ रहा होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इनको एक बार देखना हमने एग्जाम से पहले। निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से? अभी हमने देखा था ना, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं देखा था, वैज्ञानिक होती है क्या, दर्शन पर वो बल नहीं देता है, बाकी सारी चीजों आप उस पर दे सकते हो जितने मॉडर्न टाइम में चल रही है। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट है सारत्व तकनीकी से पहले आना चाहिए। क्या? उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के सारत्व तकनीकी से पहले आना चाहिए। क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, व्यवसायों का राजनीतिकरण। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे सही है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इनकी उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या क्या होती है। राजनीति विज्ञान की शोध में तकनीक की अपेक्षा सारत्व को प्राथमिक माना जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। नंबर सेकंड, सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय को भी मानव जीवन के रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये विश्वविद्यालय को भी, ओके, उनके व्यवसायों का राजनीतिकरण अपरिहार्य वांछनीय है। नंबर 20 क्वेश्चन है आपका, न्यू बुक है, आप देखना जितनी बुक हो आप कोशिश करना कि इंग्लिश में याद कर सको, बहुत ईजी होता है और इंग्लिश में जल्दी भी याद होता है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये बुक लिखी है आपका चार्ल्स सी मॉरियम ने, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये लिखी है 1925 में ये पुस्तक लिखी हुई है। नंबर 21 क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी वियोजन नहीं है इसका आंसर। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान, ये तीनों शामिल है। ओके, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। डेविड स्टन की बुक थी द करंट मीनिंग ऑफ निहिलिज्म, जो कि 1945 में प्रकाशित थी। उन्होंने उसमें क्या किया, 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया, जिनमें नंबर फर्स्ट नियमितता, सत्यापन, परिविद्या, परिमणन, ठीक है, मूल्य निरपेक्ष, ओके, कर्मबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी याद कर लेना। ये क्या किया था, डेविड स्टन ने अपनी 8 बौद्धिक आधारशिलाएं थी, उनके आधार पर व्यवहारवादी आंदोलन का एक भवन खड़ा कर दिया था, जिन्हें क्या कहते हैं, बिहेवियरल क्रेडो, यानी व्यवहारवादी धर्म भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारे है असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है। दूसरा, अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। बताओ क्या होगा इसका। नंबर 22 क्वेश्चन, तो इसका है सिर्फ पहला सही है। ओके, पहले में क्या एनालिसिस है, इसका एनालिसिस अभी हमने ऊपर देखा था, आपकी जो विशेषताएं ये थी कि उत्तर व्यवहारवाद की, अब दूसरा है ये वाला, उसमें 8 विशेषता क्या थी बौद्धिक स्तर पे, और ये है व्यवहार की 8 विशेषताएं। उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई गई है। कंफ्यूज मत होना आप इससे ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में, आप दोनों अच्छे से याद करके चल जाना। तकनीकी की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है, यानी टेक्नोलॉजी की जगह जो विषय वस्तु है वो क्या है, फर्स्ट है, प्राइमरी है। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा क्या था,
जो फर्स्ट है इसका स्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया था अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेयकार है। ओके, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक पर बल दिया, सामाजिक यथा स्थिति पर नहीं। यानी जो चेंज हो रहा है उस पर बल दे रहे हैं, जो अभी स्थिति है उस पर नहीं दे रहे हैं। और ये राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया गया। नंबर नेक्स्ट, राजनीतिक वैज्ञानिकों को बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है, वे राजनीतिक या वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन देखते हैं। डेविड स्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि तथ्यों की निष्प्रयोजकता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर रहेगा जेम्स ब्राइस। अभी हमने ऊपर एक बुक देखी है, जेम्स बुक की एक बुक, उसे भी आप ढंग से याद कर लेना। ओके, तथ्यों की निष्प्रयोजकता कॉन्सेप्ट उसने आलोचना, इस आलोचना में क्या कहा उसने? पश्चिमी देशों की सरकारी एवं संस्थाओं का अध्ययन किया गया 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लॉवेल, ऑस्ट्रोगोस्की ने सत्तावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 24 क्वेश्चन नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर फर्स्ट, सत्तावादी चार्ल्स मैकलवेन, अंतोक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग, मूल्यवादी सेवाइन। अब आपको पता है मूल्यवाद की बात कौन करता था? डेविड स्टन करता था, तो इसका डी आंसर गलत हो जाएगा। मूल्यवाद क्या है? डेविड स्टन से रिलेटेड है, सेवाइन से रिलेटेड नहीं है। ओके, मूल्यवाद किससे रिलेट हो जाएगा? एडी लिंड से। ओके, और उससे भी रिलेटेड है। ऐसे ही सस्तावाद का एक और है कालील, इससे भी रिलेट कर सकते हैं आप। और भौतिकवादी क्या? डनिंग और सेवाइन से भी रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार किए। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। याद रखना, ऐसे अब यही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसे डेफिनेशन बहुत कम आ रही है, बुकों के नाम आ सकते हैं, लेकिन ये कूट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत हो गया, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यावहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। तो आप देखेंगे इसमें आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा दिशा सूचक मार्गदर्शक यंत्र की तरह है जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति से हमारे समय और श्रम को बचाता है। ओके, राजनीतिक सिद्धांत की दो धाराएं होती है। प्रथम आदर्शात्मक आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा अनुभवात्मक और अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत। और आदर्श सिद्धांत क्या? आदर्श जो सिद्धांत है उसे शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी लिबरलिज्म सिद्धांत, पुराना सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है? मूल्यों पर जोर दिया जाता है। ओके, इसके अंतर्गत सिद्धांतकार अपने पहले मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिग जैग बोलते हैं, जैसे कोई बाइक चलाता है तो पहले ही देख लेता है कि कहाँ गाड़ी मोड़नी है, या कार चलाते हुए पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं माइंड में। या कोई भी घर बनाने वाला हो गया, या माइंड में मैप करने वाला हो गया, ये सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। अब अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है आपका? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांतकार व्यावहारिक प्रचलित राजनीति से संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है, तत्पश्चात निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है। अब देखो उसमें क्या कर रहा था, वो पहले माइंड में इमेजिन कर रहा था, सारा पहले ही कल्पना कर ले रहा था, वो यूटोपियन बोलते हैं ना, जैसे वैसे ही क्या कर रहा है, निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ये पुस्तक किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द आर्ट ऑफ द, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं संभव की कला, यानी बिस्मार्क, मार्क, यानी आप याद कर सकते हो कला, मार्क से कला बनानी है,
ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो संभव की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीच बीच उक्त कथन किसका है। अब देखो हमने अभी ऊपर सेम एक क्वेश्चन पढ़ा था समाज वाला, ओके, तो यहाँ है अब इतिहास की बात करें। इतिहास को आपका क्या हो जाएगा आंसर है जेम ब्राइस। ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप इन्हें रिवाइज नहीं करोगे। अभी और भी आएगा नीचे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगा, जेम्स ब्राइस इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 वाला। अब देखो ये आ गया अर्थशास्त्र वाला। अब अर्थशास्त्र जहां भी लिखा मिलेगा उसका आंसर हो जाएगा आई ब्राउन। अब इससे पूरा पढ़ते हैं, ओके। इकोनॉमिक ऑफ ब्राउन से कनेक्ट कर लेना। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तु से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है, ओके। राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का काम क्या है, कीमतों को लेना, और दूसरों का क्या मूल्य से रिलेटेड है। ये है जेम्स, ये आई ब्राउन का स्टेटमेंट है। अब थर्ड देखो, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है, तो इसमें सामाजिक विज्ञान की पॉइंट हो गया आपका। राज्य के आधारभूत तथ्यों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। आप इतना बड़ा भी याद नहीं रखेंगे, छोटा सामाजिक विज्ञान वर्ड भी याद रखेंगे तो इससे हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। इसका आंसर रहेगा पॉल जेनेट, ओके। अब पॉल जेनेट ने क्या किया था, ये एक प्रोफेसर थे नीति शास्त्र के, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। और ये क्या था, इमैनुअल कांट से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। इनकी रचनाएं थी ला फीमेल, हिस्टोरी डी लॉ साइंस पॉलिटिक्स, फिलोसफी डला, रिवोल्यूशन फ्रेंचाइज इत्यादि। नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है आज का। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है। अब देखो सिर्फ आपको याद रखना है शिकागो, बस इतना ही। इसमें से आंसर आएगा मिल्टन फ्राइडमैन। अब आप इससे याद करना है, जो भी शिकागो स्कूल थे ये या विचारधारा थी, इससे कनेक्टेड कौन था, मिल्टन फ्राइडमैन। अब पेपर में इससे रिलेटेड साइंटिस्टों के नाम भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अतिथ्यात्मकवाद। इनमें से सभी ऑल, इसका आंसर रहेगा चारों के चारों क्या है, पतन के लिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी तत्व है। और ये पतन को किसने प्रतिपादित किया था, डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किया था। अब देखो नेक्स्ट फिर एक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब इसकी मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा, अभी इसे ध्यान से सुनना आप। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से। देखो मैंने अभी जितना हाईलाइट किया ना, ये आप बस उसे कॉपी में नोट करना। तो इसका आंसर ये आएगा आपका राज्य तथा उसके साधन सरकार से डिमॉक। इतना आप कीवर्ड रखना। जैसे ऊपर सामाजिक विज्ञान आया, आपको ऊपर अर्थशास्त्र लिखा आया, तो इसमें क्या करना, जहां भी आपका आया राजनीति तथा उसके साधन सरकार, वहां पे आप डिमॉक आंसर कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये इनकी कुछ पुस्तकें भी लिखी है डिमॉक की, है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, आप इसे भी देख लेना। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान, अभी ऊपर पढ़ा था ये नहीं, शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। यानी हमने ऊपर उस क्वेश्चन में देखा था जहां लिखा था विज्ञान को कौन कौन से लोग राजनीतिक विज्ञान में विज्ञान मानते हैं, विज्ञान नहीं मानते हैं। तो कैटलिन, इसका आंसर क्या होगा, कैटलिन। ये देखो उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया हुआ है। यानी उत्तराखंड वालों और अदर स्टेट सारे लोग के लिए, जितने पॉलिटी वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ था, सर एडवर्ड गार्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 उनका जो एक कृति है, उन्होंने अपने लेख लिखा द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन से रिलेटेड है, ओके। अब देखना आप राजनीतिक पतन, आप कॉपी में नोट कर लेना, हंटिंगटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आते है।
राजनीतिक पतन का संबंध किससे है? हंटिंगटन से। अब देखो आप कौन किससे रिलेटेड है वो देखते हैं। अब पेपर में लिखा आएगा राजनीतिक सिद्धांतों की हास्य की संकल्पना का विकास, ये आएगा तो डेविड स्टन की पुस्तक है। अब देखो हंटिंगटन राजनीतिक पतन, ये जो अभी आपका क्वेश्चन आया है, ओके। डेविड हेक्टर इसने दिया था राजनीतिक आधुनिकरण। पॉवेल पॉवेल क्या करते हैं? संरचनात्मक और परकार्यात्मक सिद्धांत का एवं राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं। अब नॉर्मल इसको इतना बड़ा वर्ड याद नहीं होता तो नॉर्मल छोटे वर्ड में याद रख सकते हैं, संरचना और कार्य और राजनीतिक संस्कृति, ये दिया था पॉवेल ने। और ये भी इंपॉर्टेंट है, डेविड एप्टर रिलेटेड आधुनिकरण से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थ है? अब क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से, तभी आपका आंसर होगा। ये दे रहा है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का समर्थक कौन है? इसका आंसर रहेगा दांते जर्मनी। दांते जर्मनी क्या थे? एक शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक थे। जबकि जितने और ऑप्शन दिए हैं, रॉबर्ट हेल हो गया, पीटर लासल हो गया, डेविड स्टोन हो गया, इन्होंने राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 में। अब आप इसे याद रख सकते हैं, आजाद कब हुए थे? 1947 में। उसके एक साल बाद यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र 1948 में निर्धारण किया था। अब किसने किया था ये? संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया। राजनीतिक के सिद्धांत हो गया, यानी राजनीतिक प्रिंसिपल हो गए, राजनीतिक संस्थाएं हो गई, राजनीतिक दल हो गया आपका, समूह एवं लोकमत हो गया, और अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। नंबर 37 क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। ये तो सभी को पता होगा जितने राजनीति शास्त्र वाले हैं। राजनीति शास्त्र के फादर कहा जाता है अरस्तु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने बहुत सारा वर्क किया था। सबसे ज्यादा राजनीतिक शास्त्र में उसने विभिन्न देशों में बहुत संविधानों की खोज की थी, सारे देशों की संविधानों की खोज की थी। अब अरस्तु को क्या कहा जाता है? ये आगे हमने पहले भी पढ़ा था, मास्टर ऑफ साइंस, यानी सर्वोच्च विज्ञान। आपको जहां जहां लिखा मिले मास्टर ऑफ साइंस, वहां भी आंसर हो जाता है आपका अरस्तु। ये कीवर्ड है, आपको इतनी सारी डेफिनेशन याद नहीं होगी, आपको कीवर्ड बना के याद करना पड़ेगा सारी डेफिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? अब इसका कीवर्ड है राज्य तथा सरकार का अध्ययन, तो इसका आंसर आएगा गिलक्रिस्ट, ओके। सर्वप्रथम अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, जो परिभाषा दी थी आपकी गिलक्राइस्ट ने, ओके। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, स्टेट एंड गवर्नमेंट का जो अध्ययन था, ये परिभाषा दी थी गिलक्राइस्ट ने। 39 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप देख लो यहाँ टीईटी 2010, 2009, 2001, पीजीटी, इंटर कॉलेज, और अभी भी 2024-25 टीईटी में और पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कीवर्ड बताता हूँ मैं आपको। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यानी प्रारंभ भी राज्य के साथ और अंत भी राज्य के साथ, यानी टोटली ये राज्य को वैल्यू दे रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर गार्नर। आप इतना याद रख सकते हैं अपनी कॉपी में लिख के, प्रारंभ और अंत राज्य के साथ, बस गार्नर आंसर। इसका आप गार्नर के आंसर कर लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? आप पेपर में ये इंपॉर्टेंट देखना, कहाँ नहीं है लिखा है, कहाँ है लिखा है। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो ये तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता था परंपरागत वाला, तथ्य तो बाद में आए जब साइंस की बात होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि इतिहास का राजनीति के बिना फल नहीं और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। एक बार फिर पढ़ो आप, इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं।
तो ये बात करते हैं आपकी सीले। ओके, सीले क्या करते हैं, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान दोनों को एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ये भी आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय के क्षेत्र को परिभाषित करता है? अब राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं, प्रथाएं नहीं होता है, विधियां भी नहीं होगा। नंबर सेकंड, संप्रभुता होता है, सरकार होता है, बाजार नहीं होता है, राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक वर्ग नहीं, ये इनके कारण गलत हो जाएगा। राज्य, सरकार, विधियां, विधियां नहीं होती है, गलत। सभ्य समाज नहीं। अब देखो नंबर डी ऑप्शन, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें आता है जो भी राज्य से रिलेटेड है, जैसे संप्रभुता, संप्रभुता भी इसमें ऑप्शन आएगा तो वो भी इसका आंसर होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटलिन। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कैटलिन क्या, बिल्ली, आप बिल्ली से रिलेट कर सकते हैं। कैट, कैट तो क्या पावर होती है, यानी कैट ने क्या दिया था, शक्ति का अध्ययन दिया था। इसे कनेक्ट करना है आपको, तभी चीजें याद होगी। एनालिसिस देख लो, जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। ओके, कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया है। अभी देखो ये बुक ऊपर डिस्कस की थी हमने 44 वाली। यह किसने कहा कि कौन, कब, कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह लॉसवेल की पुस्तक। हु, गेट, व्हाट, व्हेन, हाउ, इसका ईयर आप याद रखना 1936, 1936 में यह पुस्तक आई थी। किसकी है, लॉसवेल की। यही याद करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं दोबारा। यही राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। अब देखो फिर से लॉसवेल का क्वेश्चन आ गया। अब देखो आप उसी क्वेश्चन उसी बुक से रिलेटेड करो, आप ये उसी बुक से रिलेटेड है। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं को निपटाने की प्रक्रिया है, यानी मानव क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर रहा है। तो कोई आंसर हो जाएगा इसका हैरोल्ड लॉसवेल। आप इसे भी याद कर सकते हो। इसका एनालिसिस देखते हैं। हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा कि राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं को निपटाने की प्रक्रिया है। ओके, अब इसके समर्थक कौन कौन थे? लॉसवेल हो गया, मॉस्का, सुम्पिटर, सी राइट मिल्स, ये अभिजन सिद्धांत के समर्थक है। ओके, अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं अपितु शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? मैटलैंड। ये तो आप सभी को याद होगा, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र, अभी आया था नहीं। अब देखो इसका सिर्फ कीवर्ड है समाजशास्त्र, यानी पॉल जेनेट। ये मैंने आपको आंसर बता दिया, पर आप क्वेश्चन पढ़ लो। राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत पर विचार किया था। अब देखो ऊपर भी आया था, आधार, राज्य का आधार और सरकार। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तीनों से कनेक्ट करके आपको ये चीजें बता दी। आप इसे अलग से नोट करके पढ़ लेना आप। अब देखो किसने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस, यह भी फिर रिपीट हो गया, ये तो आपको पता है। अब तो सब आपको पता चल गया। मास्टर साइंस, मास्टर कौन है राजनीति का? अरस्तु। ओके, ऐसे कनेक्ट करके आपको चीजें याद करनी है। और एक कीवर्ड है ये, देखो पढ़ो इसे। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से वी। ओके, अब ये किस भाषा का शब्द है? यानी सिविक और सिविटाज, देख लो ढंग से। जर्मन, लैटिन, फ्रांसीसी, ग्रीक। नॉर्मली आप जितने, अगर आपको कभी क्वेश्चन आए ना पेपर में किस भाषा का शब्द है, आप ऑब्वियसली बहुत सारे वर्ड लैटिन से ले गए हैं, तो आप लैटिन टिक मार सकते हो। लैटिन इसका आंसर भी सही है, फिर भी आप पढ़ के आना एक बार, याद रहेगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई, जो किस भाषा का शब्द है। अब देखो ऊपर क्या था, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। यहाँ था नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई, यह है लैटिन का शब्द। और ये जो राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब आज का। तो कैसे लग रहा है आप सभी को क्वेश्चन, ये कमेंट में बताना आप सभी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। और इसमें ये पढ़ना आप हमेशा सही उत्तर या गलत उत्तर किसका देना है। अब देखो दर्शन शास्त्र, अब आप सोचो दर्शन शास्त्र की बात कौन करता है। राजनीतिक विज्ञान किससे रिलेटेड है। अर्थशास्त्र 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 किससे रिलेटेड है। समाजशास्त्र किससे रिलेटेड है। अब आप कनेक्ट कर सकते हो इसका, दर्शन शास्त्र मन से रिलेटेड है। ओके, दर्शन शास्त्र मन, दर्शन यानी मन। ओके, राजनीति शास्त्र शक्ति से, देखो जिसके पास राजनीति होती है उसके पास शक्ति होती है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके पास शक्ति है। जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट है उनके पास वो पावर होती है। ऐसे अर्थशास्त्र क्या करते हैं, व्यापार, व्यापार की बातें कौन करते हैं, इकोनॉमी की बातें कौन करते हैं, मार्केट की या व्यापार की, अर्थशास्त्र करते हैं। समाजशास्त्री लोग क्या करते हैं, स्तर विन्यास की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक, अब कीवर्ड पकड़ो इसमें, अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा है, तो ये कहा है बिनिंग एंड बिनिंग ने। बिनिंग एंड बिनिंग इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से ही मिलती है, ये बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा था। किसने कहा, नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। तो ये कहा था आपके गाना ने। अभी हमने ऊपर गाना के कहा था, राज्य का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, वो भी गाना ने कहा था। और ये भी नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की उपयोगी शाखा है, ये किससे रिलेटेड है, गाना ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, ये कहा था प्रोफेसर पुंतांबेकर ने। ठीक है, जिन पे मैं ये हाईलाइट करो ना, आप इन्हीं को अलग से कॉपी में की पॉइंट बना के इन्हें रिवाइज करते रहो। जितने बार करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। कोई एक दिन में नहीं होता परफेक्ट, यानी आज टफ लगेगा, बहुत टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन, जितने बार सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में जाने में। आज आप रटोगे भूल जाओगे, कनेक्ट करोगे चीजें तो आपको बहुत टाइम तक, लाइफ टाइम याद रहे ये सारी चीजें। अब आप पे डिपेंड है आपको क्या करना है। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है, विधि, शासन, राजनीतिक शास्त्र, प्रभुत्व, राज्य। तो आपको पता है राजनीति की बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट तत्व होता है वो राज्य को ही हम मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आज का 56 क्वेश्चन। डेविड स्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था की नियामक कार्य विद्या होती है। अब आप बताओ कार्य विद्या डेविड स्टन के अकॉर्डिंग कौन सी होती है। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निश्चय क्षमताएं, वितरण क्षमताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। ओके, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में, अब ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने, व्यवहार क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डेविड स्टन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेविड स्टन तो आप मान के चलिए, आप इससे कोई क्वेश्चन आप छोड़ना मत, हर एग्जाम में आएगा डेविड स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टन ने वर्ष 1969 में राजनीतिक विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है। प्रति सुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन, वास्तविक क्रांति। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये वास्तविक क्रांति 1969 में स्टन ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अभिकथन और दूसरा तर्क, असर्शन एंड रीजन। नीचे दिए गए कोट के बारे में बताएं। अभिकथन क्या है, 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप में सीमित रह गए। नंबर दूसरा है आपका, उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका एनालिसिस देख लीजिए आप। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए एवं उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण था। यह सार्वभौम रूप से इसलिए भी धारण नहीं कर पाया क्योंकि यह राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के नक्शे कदम पर ले चलने का प्रयास करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन? मैंने आपको ये बताया, ये तीसरी बार रिपीट हो गया अभी। आधिकारिक आवंटन अब तो आप बता दोगे, बताओ कमेंट में क्या आंसर। डेविड स्टन 1953 द पॉलिटिकल सिस्टम बुक। ओके, इतना इनफ है आपको। अगर आप पढ़ते रहोगे, आप जितने एक बार, दो बार, तीन बार खुद से आप परफेक्ट बन जाओगे। 61 क्वेश्चन है आज का। डेविड स्टन, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। इनपुट आउटपुट मॉडल विश्लेषण के मुख्य चर बताइए, यानी आगत और निर्गत के मुख्य चरण के सारे हैं इसमें। डिमांड हो गया, आपकी मांग हो गई, पुनर्निवेश हो गया और समर्थन हो गया, सारे इसके इंपॉर्टेंट तत्व हैं। और इसमें अभी आपका फीडबैक आता है और पर्यावरण वाला आता है, जो चारों ओर से सारे राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? अब ऊपर आया था शिकागो स्कूल, अब आगे व्यवहारवाद स्कूल। दोनों क्या है, एक रिलेटेड एक दूसरे से। अब देखो, ऊपर पूछता पहले शिकागो, नीचे व्यवहारवाद था। अब आप इसे कनेक्ट करो, व्यवहारवाद क्या हो गया, शिकागो स्कूल से रिलेटेड है। और शिकागो स्कूल क्या, चार्ल्स मरियम साइंटिस्ट से रिलेटेड था शिकागो स्कूल। आप साइंटिस्ट नेम भी याद रखना। इसलिए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा था ऊपर। ओके, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? डेविड स्टन को कहा जाता है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 63 क्वेश्चन देखेंगे। स्टन और डेनिस के अनुसार कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? कुछ सत्तावादी शासनों को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को आधार देने के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण को सूक्ष्म विश्लेषण और राजनीतिक समाजशास्त्र के वृहद विश्लेषण के बीच खाई पाटने के लिए, दमनकारी राजनीतिक शासनों के खिलाफ क्रांतिकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अव्यक्तित्व राजनीतिक संस्थाओं की मान्यता प्रदान करने के लिए। हाँ, तो ऑब्वियसली यही क्वेश्चन, यही लास्ट वाला अवैयक्तिक राजनीतिक, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नगर राज्य शब्दावली किससे रिलेटेड है? ये भी आपका रिपीट होगी। नगर राज्य क्या है? प्राचीन यूनान से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेविड स्टन द्वारा व्यक्त सुविधाओं में से कौन सी सोच व्यवहारिक स्कूल से परिभाषित नहीं है? अब आपको ये पता नहीं चाहिए कौन सी परिभाषित होती है व्यवहार से रिलेटेड। अभी आपको बताया था डेविड स्टन के जो ऊपर 8 बौद्धिक आदर्श है, उनमें से आपको याद होना चाहिए वो 8वीं में से इनके विशेषताएं हैं। अब बताओ, आदर्श सिद्धांत नहीं था उसमें, आपको पता होगा, आइडल नहीं था उसमें, था व्यवस्थापन, परिवर्तन, सत्यापन और नियम निष्ठता। बाकी के देख लो आप, तकनीकी, विज्ञान और एकीकरण, ये और भी नाम थे 8। ये अब रिपीट हो गया आपको सेकंड बार, अब आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक किसे याद है? फिर रिपीट हो गया ये, डेविड स्टन। अब तो आप इसका आंसर बता दोगे आराम से, परफेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं अब। आर.ए. ढेल, डेविड स्टन, आर्थर बेंटले, जी.ए. अल्मंडे। तो इसका आंसर रहेगा डेविड स्टन। अब तो पता है ना आपको डेविड स्टन कितना इंपॉर्टेंट, देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन से है। ओके, 68 नंबर क्वेश्चन है आज का। डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार की पहचान की थी, वे कौन से थे? नंबर फर्स्ट, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्थाओं में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। बी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहारों का विनियमन, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी, संप्रेषण और सूचनाएं। नंबर थर्ड, सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना, व्यवहारों का विनियमन। नंबर चौथा हो जाएगा
संप्रेषण और सूचना, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी, वस्तु और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन। अब देखो जो इसके आगत के 4 प्रकार की पहचान की, उनमें था आपका व्यवहारों का विनियमन, ए सही हो जाएगा इसका। राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तु और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है? पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और राममानिक है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत कार्यवाही और जुड़ा हुआ है, डेपुटेशन का है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत समरगात्मक नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी तो सारे हमने पढ़ लिए थे, इसलिए वो सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? व्यवहारवाद, तो आपका तो जहां जहां व्यवहार याद आएगा आप वहां डेबिटेशन पे क्लिक कर सकते हो, अपना आंसर टिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, निम्नलिखित में से कौन से दो सही है? अगस्त्य काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विद्या है। अब नाम याद रखना किसके अकॉर्डिंग, अगस्त्य काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना मुख्य विधि है। नंबर दूसरा, ब्लंट सील के अनुसार दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विद्या सही विद्या है। तीसरा, ये समकालीन टाइम की बात कर रहा है। बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड का उपयोग करते हैं। इंडक्टिव मेथड इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स ने क्या किया था, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव वे मतग्राही विधियों का उपयोग किया था। तो इसका आंसर आएगा आपका ए और बी ऑप्शन सही है। क्या, अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं, और ब्लंट चलने के कहा था दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती है। सी और डी रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? किसकी राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? अनुभववाद, अंतर्विषयक दृष्टिकोण, इंटरेक्शन, राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता, ये नहीं होगा इसमें, राजनीतिक मूल्य की प्राथमिकता। बाकी हमने देखा व्यवहार में सारे गुण होते हैं, इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, अनुभव होता है, वैज्ञानिक होता है, लेकिन मूल्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अब देखो आप राजनीतिक व्यवहारवादी विचारकों में रॉबर्ट डहल ने क्या कहा है आपका, ध्यान से देखिए आप, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। नेक्स्ट, व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपगम है। ये देखो की वर्ड है, इन्हें याद रखो, वैज्ञानिक वर्ड हो गया, जो राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्य हो, देखो जहां तथ्य होता है वहां साइंस आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, आप ऐसे याद कर सकते हो। व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, अब कुछ रचनाएं देखते हैं अभी। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में किसने लिखी? ग्राम क्लास ने। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908, ये ऊपर बताया था मैंने आपको, किसने लिखी? ऑथर बेंटिले की पुस्तक 1908 में आई। अब इसे 108 से कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का प्रोसेस ही कैसा है, 108 जैसा, 108 1908, समझ गए, ऑथर बेंटिले। अब ये भी पढ़ी थी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925, चार्ल्स मॉरियम, पुस्तक ये भी पढ़ी थी हमने। हु गेट व्हाट व्हेन हाउ 1936, ये किसके? लॉसवेल के, कौन कब कैसे। ओके, 73 क्वेश्चन, सही कोड का प्रयोग किया, यानी कौन कौन से सही है कौन कौन से नहीं है आपको बताना है। जॉर्ज ए7 किससे रिलेटेड है? कैटलिन, अभी आपको प्रसक्ति से बताया था। अभी ग्राम क्लास की बात ही हो गई, लियो स्ट्रॉस की बात ही हो गई। अभी इसका एनालिसिस देखते हैं, ऊपर इसका आंसर, इसका ए हो जाएगा। अब देखो आप, जो जॉर्ज एच सेवाइन है वो बात करते हैं आपकी ऐतिहासिक उपागम की बात करते हैं, ठीक है। जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम की बात करते हैं, जैसा हमने सीडीपी में पढ़ा होगा, ये कैटलिन वाला क्वेश्चन भी वहां इसलिए रिपीट हो गया तो अब याद हो जाएगा आपको। थर्ड, लियो स्ट्रॉस का रिलेशन किससे है? दार्शनिक उपागम से। ग्राम क्लास का मनोवैज्ञानिक उपागम से। ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से। किसने दिया था? डेविड स्टर्न ने, ये आपको याद होगा। एक्शन एंड
क्रेडो ऑफ रिलेवेंस इसे ही कहा जाता है। ओके, याद रखना। 75 क्वेश्चन है आज का। संरचनात्मक यानी संरचना और प्रयोगात्मक यानी कार्य उपागम के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार का कार्य करती है। अभी आपको ऊपर बताया था ये 7 प्रकार के कार्य। अब ऑप्शन में दिया नहीं है 7, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, इसका आंसर होगा 7। ओके, 7 में क्या होता है आपके 7 कार्य में 4 के होते हैं इनपुट होते हैं और 3 के होते हैं आउटपुट होते हैं, 4 आगत और 4 निर्गत। इनको भी अभी मैं आपको एक अलग से छोटे रील शॉर्ट्स बना के उनमें दे दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक संरचना और कार्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? राज्य के कार्यविधि से। आप देखेंगे जितने क्वेश्चन आएंगे सारे राज्य से रिलेटेड होंगे। भविष्य से है नहीं, उद्देश्य है नहीं, उत्पत्ति है नहीं, किससे? कार्यविधि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? फिर से रिपीट। अब आप पता है आपको इसका आंसर क्या आएगा? डेविड स्टन। देखिए डेविड स्टन कितना इंपॉर्टेंट है। बुक फिर से रिपीट हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम 1953। मतलब बोलने का यह है कि जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आपके माइंड में और परफेक्ट होते जाओगे। देखो कितनी बार रिपीट होगी। अब आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम आपको याद रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर कौन व्याख्या करता है? इसका आंसर आएगा आमंड। क्या? राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचना और कार्यों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? आमंड करता है। ये जो व्याख्या की थी 1970 में एक संकल्पना लिखी आमंड ने, उसी में इस चीज का विकास किया था। ओके, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 79। फिर से रिपीट हो गया ये, तो आप बता दोगे आधिकारिक आवंटन कौन है? आधिकारिक निर्धारण किसने किया था? डेविड स्टन ने। बुक द 1953 द पॉलिटिकल सिस्टम। ये भी आपको रिपीट हो गया। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम डेविड स्टन। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों पुस्तक का किसने किया था? डेविड स्टन ने। किस में किया था? जो जीबी वॉटसन का एक लेख था, आर्टिकल साइकोलॉजी एज द व्यू इट 1913 1913 में किया गया और इसकी आधारशिला शिकागो स्कूल में रखी गई। ये इंपॉर्टेंट है, शिकागो स्कूल पूछते हैं 1930 के दशक में। 81 क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? डेविड स्टन। डेविड स्टन के द्वारा 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिकता किससे रिलेटेड है? उत्तर व्यवहारवाद से रिलेटेड है। ये भी रिपीट हो गया आपका 1969 में आया था। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कौन सा है? डेविड स्टन। ये भी आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? इनपुट और आउटपुट से कौन है? डेविड स्टन। 1953 में डेविड स्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम बुक लिखी थी, उसमें ये दिया था। आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड स्टन। और यह कब आई थी? 1965 में यह पुस्तक प्रकाशित थी। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? महान मुद्दों का अध्ययन, मानव व्यवहार का अन्वेषण, आदर्श राज्य का अन्वेषण, दार्शनिक वृत्ति। तो इसमें क्या मानव व्यवहार का अन्वेषण ये नहीं है, बाकी महान मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, आदर्श राज्य का अन्वेषण होता है, अन्वेषण यानी इनोवेशन किसी भी चीज का। नंबर डी है दार्शनिक वृत्ति, ये भी इसका सही है। 81 है आपका, एक टेबल दिया है, इसको आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। हन्ना आरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति, माइकल ऑक्सफोर्ड अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण, जॉर्ज सेवाइन ऐतिहासिक अध्ययन उपागम के रूप में, चार्ल्स मॉरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत। तो ये चार्ल्स मॉरियम वाला गलत हो जाएगा। चार्ल्स मॉरियम को क्या पढ़ा था हमने अभी ऊपर? राजनीतिक विज्ञान के बौद्धिक जनक के रूप में माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 88 आज का। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आदर्शशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होनी चाहिए? अब इसका आंसर आएगा व्यवस्थाकरण। ये चारों उसके बौद्धिक आदर्शशिला थी, कितनी थी? 8 बौद्धिक शिला थी। उनमें से जो शोध पर आधारित थी वो क्या थी? व्यवस्थाकरण, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, यह 8 बौद्धिक शिला फिर से रिपीट करो आप। नियमितताएं यानी रेगुलेटरी, डेली, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, मूल्य हो गया आपका, शुद्ध विज्ञान हो गया, सत्यापन, प्रमाणीकरण, व्यवस्थापन, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया। व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षण व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। इसमें पहला और तीसरा सही होगा, नहीं सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है? व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की। व्यवहारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है और यह मापन किसका मापन हो सकता है। व्यवहारवादी ने उस घटना पर जोर दिया कि जो सहजता से देखी जा सकती है, ना कि उन प्रश्न कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ा सका जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका गलत है। व्यवहारवाद ने कभी भी सैद्धांतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, ना किस पर किसका मापन होता है, ये विचार नहीं दिया था। ये इसकी विशेषता नहीं है, आप याद रखना। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है आज का। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, जो अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है। अभी आपको बताया थी विशेषताएं। इसमें समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। यह निर्णय के सारत्व के विश्लेषण करता है। यह यथावस्थिति का समर्थक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह यथावस्थिति का समर्थक है। ठीक है, व्यवहारवाद क्या होता है? यथास्थितिवाद का समर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण था और यह एक प्रतिक्रिया सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा थी, एक राजनीतिक विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है आपका। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप के प्रति उत्तर देने से संबंधित नहीं है। एरिक वोगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, पीटर लॉसलेट, लियो स्ट्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीटर लॉसलेट, इसका सही आंसर है। 93 क्वेश्चन है आज का। त्रुटिपूर्ण युग्म यानी गलत युग्म का बताना है आपका। वियना सर्कल, मोरिटिस शिल्प, कैम्ब्रिज स्कूल, जॉन डन, फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये लुई अल्थजर से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे सही है। शिकागो स्कूल अभी बताया था, हैरोल्ड लॉसवेल। ओके, डेविड स्टोन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह साम्यावस्था को स्थापित करने का एक ये पहले इसमें आंसर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि निवेश निर्गत खुली व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, प्रभाव होती रहती है। ओके, नेक्स्ट है आपका। नवसंस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। वैज्ञानिक होता है, व्यवहारवाद में अपचयवाद भी होता है, उपयोगितावाद। ये नंबर डी सही है, अभियंत्रीकरण ऑप्शन नहीं होता है। नवसंस्थावाद ने व्यवहार पर जो आक्षेप लगाए उनमें अभियंत्रीकरण सम्मिलित नहीं है। इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये किसने दिया था आपका? विलियम एडवर्ड आर्थर इवांस। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आपका जेम्स एंथनी जेनवल्स। तो 19वीं शताब्दी में फ्रीमैन ने क्या किया था? कलाकार एक लिबरल राजनीति के थे। इन्हीं का फ्रीमैन का एक स्टेटमेंट था, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड 1867 में ये कृति में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में किस चीज की कमी है? तर्क नहीं, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल वाला ये हो जाएगा। इसकी सार्वभौमिकता की कमी होती है। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो विषय है ना, उसकी निष्ठता की जो कमी है, उसी कमी के कारण क्या होता है? राजनीतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न होता है। मानव व्यवहार परिस्थिति जन्य भी होता है, जो बदलता रहता है। इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, न ही इसका सत्यापनशीलता ही होती है। अब आपको बताना है किस अवधि में उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा। 1930 से 1940, 1980 से 1890, 1960 से ये 1960 से 1970 के दशक में ये उत्तर व्यवहारवाद की ओर बढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, हु गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड पावर इन द अमेरिकन 1961। ये तीनों पुस्तक देखो, तीनों आपको एक साथ याद हो गए। रॉबर्ट ए डेल की है ये बुक। ओके, मॉडर्न कौन थे? रॉबर्ट मॉडर्न थे। हु गवर्नेंस डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं? रॉबर्ट करते हैं। और
पूरी अमेरिकन सिटी की जो पावर की बात करते हैं वो कौन करते हैं? रॉबर्ट ए डेहल करते हैं, ये उनकी पुस्तक है। ऐसे ही पोलर की आता है, पोलर की भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1917 किसकी है? ये रॉबर्ट डेहल की है। डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 रॉबर्ट डेहल की है। डेमोक्रेसी एंड इट क्रिटिस 1989 ये भी उसके, ये डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये 2001 ये भी उन्हीं की पुस्तक से रिलेटेड है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? मूल्य तटस्थता यह है व्यवहारवादियों की। ओके, व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, इन्हीं की डेविड स्टन ने विशेषता दी थी। नेक्स्ट है व्यवहारपरक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डेविड स्टन को। इसे भी आप याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिर रिपीट हो गया, डेविड स्टन द्वारा रचित व्यवहारवादी स्कूल की परिभाषित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? आदर्श सिद्धांति। फिर रिपीट हो गया आपका, 8 सिद्धांति थे जो बौद्धिक आदर्श है, उनमें से नहीं है। कौन सा कथन नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। सॉरी, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है। पारंपरिक, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, होता है? अब आप बताओ। बिल्कुल होता है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत दोनों होता है। देखो आप कितनी छोटी छोटी चीजें, पारंपरिक में होता है राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक होता है। गुणात्मक की बात कौन करते हैं? मिल करते थे, अभी पढ़ेंगे। मात्रात्मक की बात बेंथम करते थे, और दोनों उत्तर व्यवहारवाद की बात करते थे, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप से वर्णित शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ में किया जा सकता है? पीटर विंच। पीटर विंच ने क्या कहता? 1926 और 97 में क्या कहता? व्यवहार के यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों थे? क्योंकि यह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। इसका एनालिसिस आप पढ़ लेना। स्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? तो ये आपने अभी ऊपर बताया था मैंने, 19वीं सदी क्या थी? वैज्ञानिक सदी का युग थी। यह किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसका अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? तो ये है लॉसवेल ने। लॉसवेल ने पुस्तक कह रही कि कौन कब कैसे, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। शिकागो स्कूल की स्थापना भी पढ़ी थी हमने, चार्ल्स मोरियम। एस्पेक्ट ऑफ लाइफ 1925 की जो बुक थी वो भी हमने अभी देखी थी, इसकी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डेविड स्टन ने। राजनीतिक विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और राष्ट्र के साथ ही खत्म होता है, यह किसका है? जेम्स विल्फोर्ड गार्नर का है। निम्नलिखित में से कौन डेविड स्टन के व्यवहारवादी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा प्रासंगिकता का सिद्धांत, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है रिलीवेंस एंड एक्शन दोनों पे, यानी इसका आंसर रहेगा सी, उपादेयता और कृत्य पे। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? डेविड स्टन के द्वारा किया गया था।